बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में लगभग 3 करोड़ से 4 करोड़ नॉन मुस्लिम्स रहते हैं। इनमें से अगर आधे भी हमारे देश में आ गए, इनको नौकरी कौन देगा? इनको कहाँ बसाओगे? इनको घर कहाँ से दोगे? इनको दिल्ली में बसाओगे, इनको बंबई में बसाओगे, इनको गुजरात में बसाओगे, इनको आसाम में बसाओगे, इनको त्रिपुरा में बसाओगे? कहाँ बसाओगे? आज हमारे देश में हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही, चारों तरफ बेरोजगारी का माहौल है। हमारा पहला मकसद तो अपने बच्चों को नौकरी देना होना चाहिए। हम उनको नौकरी देने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानियों को और अफगानिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को नौकरी देने की चिंता कर रहे हैं। अपने बच्चों को तो नौकरी देने पहले। नमस्कार दोस्तों, ये हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री महाशय अरविंद केजरीवाल, और आप इनकी बात सुन रहे थे और इनकी बात सुन के मीडिया पे ये प्रसारित किया गया है इनकी इस बात को कि इन्होंने गोदी मीडिया को बुरी तरह से जवाब दिया, बुरी तरह से उनको बेइज्जत किया। केजरीवाल साहब, पता नहीं ये पत्रकार महोदय आपको क्यों जवाब नहीं दे पाए, क्या इनकी मजबूरी थी या क्या इनकी नासमझी थी, लेकिन आपकी इन सवालों का जवाब मैं आपको जरूर देना चाहूँगा। पहली बात, आपने क्या कहा कि 3 से 4 करोड़ नॉन मुस्लिम हैं जो अगर आधे भी हिंदुस्तान आते हैं। पहली बात तो आप ध्यान से सुन लीजिए, अपने आंकड़ों को दुरुस्त कर लीजिए कि पाकिस्तान में सिर्फ 44 लाख, अफगानिस्तान में सिर्फ 1000 और बांग्लादेश में करीब 1.25 करोड़ हिंदू हैं। कुल मिला के 1 करोड़ 65 लाख होते हैं, जिनमें से सारे या आधे भी नहीं आने वाले, कुछ आने वाले। चलो, हम इस बात को हम नहीं कहते कि कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे, वो वक्त बताएगा। लेकिन आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि जब 3 से 4 करोड़ बांग्लादेशी जो हिंदुस्तान में घुसे हुए हैं, जब उनको रोजगार मिल सकता है, तो इन कुछ हिंदुओं को क्यों नहीं? और म्यांमार से भागे हुए रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में तो सब जानते हैं, जिनको बांग्लादेश से घुसाया गया था और जम्मू कश्मीर में जाके बसाया गया है। और कहां बसाया गया है? ताकि जो बस्तियां जहां हिंदू आबादी ज़्यादा थी उनको फिर से तंग करके वहां से भी भगाया जा सके, इसलिए वहां पे इन रोहिंग्या मुसलमानों को ले जाकर एक षड्यंत्र के तहत बसाया गया है। जब इन लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को और उन करोड़ों बांग्लादेशी मुसलमानों को रोजगार इस देश में मिल सकता है, जगह इस देश में मिल सकती है, तो कुछ धर्म के नाम पर सताए हुए नॉन मुस्लिम को क्यों नहीं मिल सकती? और दूसरी बात, दूसरा सवाल आपका क्या है? तो जो पाकिस्तान से आएंगे उनके डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार बनाएगी, जो और अपने देश के लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे उनको देश से बाहर निकालेंगे। और आपका दूसरा सवाल क्या है कि जिनके पास कागज नहीं होंगे उनको देश से भगा दिया जाएगा? बिल्कुल भगा दिया जाएगा केजरीवाल साहब, बिल्कुल भगा दिया जाएगा, क्योंकि जो 3 से 4 करोड़ बांग्लादेशी और जो लगभग 4 से 5 लाख रोहिंग्या जो वहां से गुंडागर्दी करने की वजह से, धर्म के नाम पे आग लगाने की वजह से जिनको म्यांमार से भगाया गया था, जब उन लोगों को गैर कानूनी तरीके से इस देश में घुसाया गया है, वोट की राजनीति के तहत आपके जैसे राजनेताओं ने गलत तरीके से उनके कागज बनवा के उनको इस देश में बसाया गया है और अपने वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो उनको बिल्कुल भगा दिया जाना चाहिए। इस देश के मुसलमानों को भगाने की कोई बात नहीं कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि बस एक बार एनआरसी में नाम जिसका आ गया डाउट के तौर पे उसको भगा दिया जाएगा। बहुत बारीक जांच होगी, इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम भी है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप ये बातें कह के कि उनको क्या करेंगे, उनको भगा देंगे? ऐसे कैसे भगा देंगे? और दूसरी बात ये, जो गैर कानूनी तौर पे इस देश में रह रहे हैं उनको भागना ही चाहिए। सराय नहीं है देश, ये धर्मशाला नहीं है कि कोई भी आया, घुसाया और बसा दिया। राजनीति से प्रेरित होकर ये महाशय तो जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं, क्योंकि इनको भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी। जब कांग्रेस सत्ता में थी तब इनको कांग्रेस सबसे बड़ी दुश्मन दिखाई देती थी। तब ये कहते थे कि हम जो है सत्ता में आए तो शीला दीक्षित को जेल भेज देंगे, कांग्रेस सबसे बड़ी करप्ट है। आज कांग्रेस के जो खड्डे खोदे हुए हैं पुराने समय में, आज इनको वो कोई नज़र नहीं आ रहा है। आज इनको सारी बुराइयां नरेंद्र मोदी और बीजेपी में नज़र आ रही है। चलो, हम इस मुद्दे पे बात नहीं करेंगे, लेकिन चलते चलते मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जिस देश के नागरिकों की आस्था उस देश में ना हो के कहीं और हो, तो उस देश को तोड़ना बहुत आसान है। और जैसा कि इतिहास में हुआ है, मुझे ये कहते हुए कोई हिचक नहीं है कि 95% मुस्लिमों की आस्था भारत में ना होकर ओआईसी में है। ओआईसी
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, जिसके 57 देश जिसके सदस्य हैं। यह है 57 देशों का, 57 मुस्लिम देशों का संगठन है। और उसी संगठन के को आम आदमी पार्टी के जो एक विधायक हैं और अल्पसंख्यक आयोग के जो मुखिया हैं, वो ओआईसी को लेटर लिखते हैं कि भारत में मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, आप अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाइए नरेंद्र मोदी पे। इसी प्रकार 1730 के आसपास शाह वली उल्लाह ने भी लेटर लिख के मोहम्मद गजनवी को बुलाया था कि आप आइए और मराठों से मुसलमानों की जो है सुरक्षा कीजिए, मराठों ने हमारे नाक में दम कर रखा है और आप भारत पे आप जो है राज करने के लिए आप आ जाइए। आज वही दोहराया जा रहा है, वही औरंगजेब का समय दोहराया जा रहा है, वही शाह वली उल्लाह के तौर पे ये जो आपका आम आदमी पार्टी का जो ये अल्पसंख्यक आयोग का जो चेयरमैन है, ये लेटर लिख के ओआईसी को लेटर लिखता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, आप जो है आप दखलंदाजी कीजिए और सरकार पर दबाव बनाइए। और ये जो अब किसान आंदोलन के जरिए दबाव बनाया जा रहा है, ये जो शाहीन बाग के जरिए दबाव बनाया जा रहा है, मैं इस बात को स्पष्ट तौर पे कह देना चाहता हूं कि 95% मुस्लिमों की जो आस्था है वो इस्लाम के प्रति है, उनकी जो जवाबदेही है वो इस्लाम के प्रति है, भारत माता के प्रति नहीं है। और जो 5% जो अच्छे लोग हैं वो कुछ नहीं कर सकते। जब फतवे जारी होते हैं तो वो सिर्फ मुंह फेर लेते हैं, वो सिर्फ चुप हो जाते हैं, वो उनका विरोध नहीं कर सकते। उनमें उतनी हिम्मत नहीं है कि वो झंडे उठा के गलत फैसलों के प्रति एक बार तो अपनी उपस्थिति कहीं जंतर मंतर पे, कहीं इंडिया गेट पे, कहीं किसी गेट ऑफ इंडिया पे, कहीं जो है आज़ाद मैदान मुंबई में या कहीं भी देश में एक बार कहीं झंडे लेकर ये अपनी उपस्थिति दिखा दें कि ये गलत हुआ है। कितने सारे गलत काम हुए हैं, आप भी जानते हैं। जम्मू कश्मीर में भी क्या हुआ है आप जानते हैं, मुजफ्फरनगर में क्या हुआ है आप जानते हैं, कैराना में क्या हुआ है आप जानते हैं कि मेरठ में 120-130 जो है परिवार इकट्ठे घर बेच के निकल गए क्योंकि उनका उस मोहल्ले में जीना हराम हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, आप अपनी राजनीति कीजिए, लेकिन ये मत समझिए कि आपके सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। और फ्यूचर में आपने अगर फिर ऐसी कोई गलत बात कही, मैं फिर आपको जवाब दूंगा।